सुप्रभात बेटा, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? लगे रहो, ऐसे ही लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ ले ही निकलोगे। चलिए, हम जो है हमारा +2 का गद्य साहित्य का आधा चैप्टर, जो आधा एक वीडियो रहती है आधे चैप्टर की गद्य के, उसको पूरी करते हैं। हमारा यहाँ पर पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और विष्णु खरे इसके लेखक है। लेखक का नाम क्या है? विष्णु खरे। और चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये चार्ली चैपलिन वही है जो एक पोलिश की ऐड में आता है, यानी कि एक यूरोपियन कलाकार जिसने सारी दुनिया को हंसाया और कई सालों तक हंसाया। उसी का जिक्र है, उसी के जीवन के बारे में है। और लेखक यहाँ पर जो ना कुछ एक फिल्मों का जिक्र करता है और कहता है कहीं ना कहीं हम सब में चार्ली चैपलिन छिपा हुआ है, यानी हम सब, इसीलिए कहता है। तो इससे पहले कि हम पाठ की समरी देखें, आगे बढ़े, हम लेखक के बारे में जान लेते हैं, विष्णु खरे जी के बारे में। इनका जीवन परिचय, कहाँ जन्मे, कब जन्मे, क्या है, कुछ पुरस्कार, कुछ साहित्य, कुछ सर्जनाएं जो क्या है इनकी, तो देखिए आगे चलते हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, उम्मीद है आपने शेयर अवश्य कर दी होगी वीडियो और लाइक भी कर रहे होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। विष्णु खरे एक कवि, आलोचक, अनुवादक तथा पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि कवि भी है, आलोचक भी है और अनुवाद भी करते हैं तथा पत्रकार है ये, ठीक है। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 9 फरवरी 1940 में हुआ था, यानी कि हमारा देश आज़ाद होने के लगभग 7.5 साल पहले। युवावस्था में वे महाविद्यालय की पढ़ाई करके इंदौर आ गए थे और यहाँ उन्होंने 1963 में क्रिश्चियन कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने स्नातकों की डिग्री। कुछ समय बाद वे इंदौर में प्रकाशित दैनिक इंदौर, ध्यान देना, दैनिक इंदौर के उप संपादक भी रहे। और बाद में उन्हें मध्य प्रदेश तथा दिल्ली महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। और विष्णु खरे ने दुनिया के महत्वपूर्ण कवियों की कविताओं का चयन और अनुवाद विशिष्ट कार्य किया है, यानी कि अलग अलग भाषाओं की कविताओं का अनुवाद किया है, जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रतिष्ठा परिशिष्ट कवियों की रचनाओं का स्वर और धर्म मरम भारतीय पाठक समूह तक सुलभ हुआ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कवियों की कविताओं का अनुवाद इन्होंने किया जिससे भारतीय पाठक उसको भी जान पाया। विष्णु खरे नई दिल्ली में केंद्रीय साहित्य अकादमी में, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट बात है, केंद्रीय साहित्य अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वहाँ पर ये उप सचिव के रूप में भी काम करते रहे। इसी बीच, यानी कि जब ये उप सचिव थे उसी दौरान इन्होंने नव भारत टाइम्स से भी जुड़े, यानी कि कुछ समय के लिए उनका जो कार्यकारी संपादक के रूप में कार्य किया उन्होंने नव भारत टाइम्स में। और बाद में लखनऊ तथा जयपुर से प्रकाशित होने वाले संस्करणों के संपादन रहे। नव भारत टाइम्स के संस्करण जयपुर और लखनऊ से प्रकाशित होते थे, उनके संपादक रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत ही प्रमुख अखबार है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके वरिष्ठ सहायक संपादक भी रहे। और जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में भी वे 2 वर्ष तक वरिष्ठ अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इस प्रकार विभिन्न विशिष्ट पदों पर आसीन रहे, ये इनका जीवन रहा। और अभी जो है काम कर रहे हैं ये, अभी पत्रकारिता के काम में और लेखन के काम में जुड़े हैं। प्रमुख रचनाएं, एक गैर रोमानी समय, खुद अपनी आँख। देखिए इनकी रचनाओं के नाम देख लीजिए, थोड़े से ऐसे हैं जो हो सकते हैं हमें अलग से लगे। प्रमुख रचनाएं, एक गैर रोमानी समय, खुद अपनी आँख, सबकी आवाज के पर्दे, पिछला बाकी, ये इनके कविता संग्रह सारे। गैर रोमानी समय, खुद अपनी आँख, अपनी आवाज के पर्दे और पिछला बाकी, यहाँ तक क्या है? कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब आलोचना तो सिनेमा पढ़ने के तरीके सिने आलोचका है, यानी कि सिनेमा की आलोचना है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट इंग्लिश के जो है हमारे कवि हैं, उनकी जो है ना मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। यह चाकू समय, ये अतिंदला यूसेफ का है। और काले वाला फिनलैंड का राष्ट्रकवि, अनुवाद जो है ना इनका, इन्होंने इन विदेशी भाषाओं की रचनाओं का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। प्रमुख पुरस्कार, विष्णु खरे को हिंदी साहित्य की सेवा के कारण अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। सबसे पहले इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान मिला, ये इंपॉर्टेंट है, रघुवीर सहाय सम्मान। बाद में वे हिंदी अकादमी का सम्मान, शिखर सम्मान तथा मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सुशोभित हुए। उन्हें फिनलैंड तथा राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज भी प्राप्त हो चुका है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज भी इनको मिल चुका है। ये कहाँ का है? फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान है ये। तो इस प्रकार इनको अनेक सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विष्णु खरे का जन्म, अब देख लीजिए, हमारी आ गई है ये रचनाएं। विष्णु खरे का जन्म कहाँ हुआ?
इनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में। विष्णु खरे ने किस विषय में स्नातक अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि अर्जित की? मध्य प्रदेश के अतिरिक्त विष्णु खरे ने और कहाँ पर प्राध्यापक, दिल्ली की बात आई थी तो नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली में भी इन्होंने प्राध्यापक की नौकरी की यूनिवर्सिटी में। उसके बाद है अगला हमारा, केंद्रीय राष्ट्रीय साहित्य अकादमी विष्णु खरे ने किस पद पर काम किया? उप सचिव के पद पर रहे वो। विष्णु खरे को सबसे पहले कौन सा पुरस्कार मिला? उन्हें रघुवीर सहाय सम्मान मिला था सबसे पहले। दिल्ली ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिल्ली द्वारा दिया गया इनको। 7वां प्रश्न, विष्णु खरे को फिनलैंड का कौन सा पुरस्कार, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, ये उनका जो ना राष्ट्रीय सम्मान है फिनलैंड का, ये उन्हें मिला। सिनेमा पढ़ने के तरीके क्या है? एक आलोचना है, यानी कि आलोचनात्मक रचना है। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी का नाम क्या है? प्राग है चेकोस्लोवाकिया की राजधानी का नाम। लेखक ने यहाँ पे विष्णु खरे ने जिक्र किया है, क्योंकि उन्होंने जब किसका जिक्र किया, चार्ली का, तब उसका भी जिक्र किया उन्होंने, चेकोस्लोवाकिया की राजधानी का। उसके बाद अगला देखिए, किन 2 पत्रिकाओं में विष्णु खरे के सिनेमा संबंधी लेख प्रकाशित हुए हैं? 2 पत्रिकाओं का नाम कौन कौन सी है? दिनमान और हंस पत्रिकाएं थी, दिनमान और हंस, जिनमें उनके लेख प्रकाशित होते थे। मेकिंग एक लिविंग फिल्म को बने हुए कितने साल हो चुके? 75 साल हो चुके। ये 75 साल तब हुए थे जब हमारा पाठ लिखा गया था, तो इसलिए हम वही लेंगे। और इस समय कितने साल हो चुके, अगर ये बात पढ़ेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएंगे। हमारा जो पाठ था ये लेखक ने काफ़ी समय पहले लिखा है, इसका हमें देखना पड़ेगा पीछे पाठ में। लेखक के विचारानुसार आने वाले कितने वर्षों तक चार्ली के नाम का मूल्यांकन होता रहेगा? लेखक ने कहा कि आने वाले 50 वर्षों तक उसके जो नाम का मूल्यांकन होता रहेगा, और आने वाले 50 वर्ष अगली 2 पीढ़ियां भी उनको याद रखेगी, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है और इतना हंसाया है लोगों को। चार्ली की जो फिल्में हमें अलग प्रकार की भावनाओं का एहसास कराती हैं, उनमें से 2 के नाम बताइए। मेट्रोपोलिस और द रोवंथशील, ये उनकी जो है ना 2 है, मेट्रोपोलिस और रोवंथशील, जो बहुत हंसाती है और आम बच्चा भी इनके बारे में जानता है। परिस्थितियों ने चार्ली को किस प्रकार का चरित्र बना दिया? घुमंतु बना दिया। चार्ली घूमता रहता था, परिस्थितियां ही ऐसी थी। चार्ली के पाठ के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे हम कि चार्ली का पाठ है क्या। चार्ली चैपलिन के जीवन के बारे में है। उनकी माँ जो थे एक 2nd दर्जे की अभिनेत्री थी, उनके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया था, और उनकी माँ जो है ना अंतिम समय में पागल हो गई थी, और चार्ली भी उसके साथ रहता था। और 2 घटनाओं ने चार्ली के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। एक उनका घर जो था कसाई खाने के पास था, तो एक बार कसाई जो है भेड़ को काटने के लिए ले जाता है, और जब वो रोड पे भेड़ भागती है तो उसको पकड़ने वाला बार बार फिसल के गिर जाता है और भेड़ ऐसे चक्कर काट जाती है। यह देख के लोग हंसते और अंततः वो भेड़ को पकड़ लेता और फिर उसको काट देता है। इस घटना ने उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला। और एक और जो ना उसके जीवन की घटना थी, तो इस प्रकार जो वो बाइबल के बारे में उस अपनी माँ से सुनता था चार्ली, और उसने बाइबल की बातों ने भी उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। उसकी माँ बताती थी ईसा मसीह के जीवन के बारे में। तो कुछ एक चीज़ ऐसी थी जो उनके जीवन में बहुत प्रभावशाली थी, और उसकी माँ का विशेष योगदान था उसके जीवन में। त्याग की परित्यक्ता थी, वो परित्यक्ता मतलब जो छोड़ दी गई हो, तलाक जिसका हो गया हो। तो इस प्रकार परिस्थितियों ने चार्ली को क्या बना दिया था? घुमंतु बना दिया था। चार्ली चैपलिन ने करुण रस का तालमेल किस रस से किया है? उन्होंने हास्य रस से किया। जितना वो बाहर से हंसते थे, वो अंदर से उतने ही क्या थे, वो दुखी थे अंदर से, और बाहर वो हंस के लोगों को हंसाते थे। चार्ली ने बुद्धि की अपेक्षा किसे महत्व दिया? उन्होंने भावनाओं को महत्व दिया। भावनाओं के अनुसार ही उन्होंने जो है एक्टिंग की। किस प्रसंग को सुनकर चार्ली और उसकी माँ रोने लगे थे? ईसा के सूली चढ़ने का प्रसंग, जो ईसा मसीह सूली पर चढ़ाया, ये बात उसकी माँ ने जब उसको कहानी में बताई, तो फिर वो क्या था, वो उस बात को सुनकर वो रोने लगे थे दोनों जने। चार्ली से प्रभावित होकर राज कपूर ने कौन सी 2 फिल्में बताई थी? श्री 420 और आवारा, जो ना एक उसमें जो आपने देखा होगा आवारा फिल्म में, तो उनका पहनावा भी ऊंची सी पैंट है, टकने से ऊंची, और इसी प्रकार का है जैसे चार्ली का होता है। और श्री 420 में भी उसकी झलक दिखाई देती है, तो डी उत्तर रहेगा हमारा इसका। उसके बाद है यहाँ पे चार्ली का अनुकरण करते हुए दिलीप कुमार ने, हमारा लेखक कहता है कि बहुत सारे फिल्म अभिनेताओं ने चार्ली का जो है ना वो अनुकरण किया है, जिसमें दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, और जो है हमारे हीरो जो राज कपूर जी, इनका जिक्र किया है। तो चार्ली का अनुकरण करते हुए दिलीप कुमार ने किन फिल्मों में अभिनय किया? लीडर और गोपी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया। थोड़ा थोड़ा चार्ली का ही कहीं ना कहीं अनुकरण था उसमें। तो चार्ली की फिल्मों में प्रमुख विशेषता होती थी विदेशी न लगना, क्योंकि चार्ली की ज़्यादातर फिल्में जो है वो क्या थी, वो मूक होती थी, और वो सबको जो है ना भावात्मक रूप से वो समझाते थे। तो भावनाएं तो सभी समझ सकते हैं, तो वो देख के लगता है अपनी सी, उसमें विदेशीपन हमें झलकता हुआ दिखाई नहीं देता। भारत में स्वयं पर हंसने की परंपरा किस वर्ष में किस पर्व में देखी जा सकती है? अब ये कहता है कि ये तो विदेशों में ही होता है जहाँ पर स्वयं हंसते हैं,
और वहाँ करुण रस में भी हास्य रस उत्पन्न हो जाता। भारत में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो ना होली के जो ना अवसर पर ऐसा देखा जाता, क्योंकि होली ऐसा ही त्यौहार है, रंग लगाते हैं, कोरडे मारते हैं, भागते हैं, पानी डालते हैं और फिर स्वयं पर ही हंसते। तो इस प्रकार की स्थिति होली का ही एक त्यौहार है, जब देख सकते हैं हम। उसके बाद अगला प्रश्न है, चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नजदीक है? यानी कि चार्ली को अगर साहित्यकार की बात करें तो वो प्रेमचंद जी के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि प्रेमचंद का नाम आएगा यहाँ पे। ये क्या है, प्रेमचंद के नज़दीक क्यों बताया गया है? क्योंकि प्रेमचंद ने भी अपने जीवन से उठकर लोगों के बारे में सोचा और उनके बारे में लिखा। इसी प्रकार चार्ली ने भी, तो इसीलिए प्रेमचंद जी से ज़्यादा नज़दीक माने गए हैं। तो इस प्रकार ये चार्ली चैपलिन का पाठ था हमारा। और चार्ली ने जो ना जितनी फिल्में बनाई उनमें सब में कहीं ना कहीं हास्य था, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन अपने वो मूल जीवन में वो किस प्रकार जो है ना उसके माँ के अंतिम क्षणों में भी किस प्रकार दुखी रहे, क्योंकि एक पागल माँ को संभालना उनके लिए बहुत ही कठिन दौर था वो। और उनका जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में, वो एक कमरे में रहते थे, किस प्रकार कसाई खाने के पास उनका घर था। ऐसी ऐसी जीवन की बहुत सारी उनकी जो ना घटनाएं हैं, जिसका वर्णन इसने चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब यहाँ पर किया है। अब आगे आ जाइए, हमारा पाठ दूसरा है, अगला पाठ है हमारा नमक। अब नमक पाठ बहुत ही अच्छा है, ये कहानी बहुत ही सुंदर कहानी है। कभी आप पढ़ोगे तो देखोगे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद कुछ लोग इधर आ गए थे और कुछ लोग उधर चले गए थे, उसी के संबंध में है हमारी नमक कहानी। तो एक जो ना बेगम है, जो जिसके भाई रहते हैं पाकिस्तान में और उसका पति आ गया हिंदुस्तान में। अब वो अपने भाइयों से मिलने जाती है, काफ़ी समय के भाइयों के बुलावे के बाद उसने प्रोग्राम बनाया भाइयों के पास जाने का, और वहाँ वो थोड़े 15 दिन रहती है भाइयों के पास, और फिर वापिस। उससे पहले क्या होता है, वो किसी के कीर्तन में गई हुई होती है, और वहाँ एक सिख बीबी होती है जो बिल्कुल उसकी माँ जैसी दिखती है, वो पाकिस्तान से आई थी, वो भी हिंदुस्तान में। तो वो ऐसे ही बात करते करते जो ना धीरे धीरे उससे बात करती है, तो पता लगता है पहले पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन फिर बंटवारे के बाद हिंदुस्तान आ गए। तो वो उसमें अपनी माँ का अक्स देखने लगती है लेखिका, और फिर उससे पूछती है कि मैं अपने ऐसे ऐसे अपने भाइयों के पास जा रही हूँ पाकिस्तान लाहौर, तो आपके लिए क्या ले आऊँ? तो वो सिख बीबी कहती है लाहौरी नमक ले आना मेरे लिए, क्योंकि उस नमक जैसी बात और कहीं नहीं है। लेकिन वहाँ से नमक लेके आना जो है ना कस्टम के उससे प्रतिबद्ध था, नहीं आ सकता था। तो वो नमक लाने के लिए किस प्रकार के कयास लगाती है, उसका भाई पुलिस में है, जो हमारी लेखिका जाती है उसका भाई जो है पुलिस में है, लेकिन वो क्या करती है कि वो कहती है मुझे तो लेके जाना नमक। वो कहते हैं कस्टम पकड़ लेगा और फिर बेइज्जती होगी। बोली मैं दिखा के ले जाऊंगी। बोले ऐसे तो ले जाने नहीं देते, टैक्स वैक्स ज़्यादा था। तो फिर वो किन्नू की टोकरी में छुपा लेती है उसको, और फिर वो सोचती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं छुपाऊंगी, और अंततः वो कस्टम में दिखा देती है। और वो कस्टम अधिकारी उसकी भावनाओं को समझते हुए उसको जो नमक ले जाने देता है छुपा छुपा के, और उसको कुछ नहीं कहता। इस प्रकार का कुछ पाठ है हमारा नमक। तो रजिया सज्जाद जहीर इसकी लेखिका है। लेखिका का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर नगर में हुआ था। बीए तक की शिक्षा घर पर रहते हुए प्राप्त की, और विवाह के बाद उन्होंने उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और 1947 में अजमेर छोड़कर लखनऊ चली गई, और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में प्राध्यापिका के रूप में पढ़ाने लगी। यानी कि वहाँ प्राध्यापिका 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई, सोवियत सूचना विभाग में हो गई। 18 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। रजिया सज्जाद जहीर को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार कहते हैं इसको, भूमि लिखा, नवाजा गया। बाद में उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा उत्तर प्रदेश ने भी इन्हें सम्मानित किया। यही नहीं, उन्हें अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार इनके ये कुछ सम्मान है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। इन्होंने उर्दू में लिखा है, प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। एकमात्र रचना का नाम है जर्द गुलाब। यह एक उर्दू कहानी संग्रह है जिसका अधिकतर कहानियों का हिंदी रूपांतरण हो चुका है। क्या है जर्द गुलाब, ये ध्यान रखना है। रजिया सज्जाद जहीर की, रजिया जहीर का जन्म कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। अजमेर कहाँ? राजस्थान में, यानी कि बी आएगा। रजिया सज्जाद जहीर ने किस विषय में एमए की परीक्षा? उर्दू विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी उन्होंने, उर्दू आ जाएगा। रजिया सज्जाद जहीर ने किस व्यवसाय को अपनाया? अध्यापन के कार्य को, यानी कि अध्यापकी की इन्होंने। उसके बाद अगला है रजिया सज्जाद जहीर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू सोवियत भूमि पुरस्कार इन्हें मिला है। उत्तर प्रदेश की किस अकादमी ने रजिया सज्जाद जहीर को उर्दू अकादमी ने इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद है 1965 में रजिया सज्जाद जहीर की नियुक्ति कहाँ पर हुई थी? सोवियत सूचना विभाग में हुई इनकी, सोवियत सूचना विभाग। उसके बाद अगला है नमक कहानी का संबंध किससे है? यानी कि नमक कहानी में क्या है? भारत पाकिस्तान
सॉरी, भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में बताया गया है। इसको भारत पाक विभाजन की त्रासदी है। सफिया, ये रजिया सज्जाद जहीर नहीं है, सॉरी, मैं शुरू में लेखिका कह गई थी। सफिया है जिसमें लेखिका अपना ही अक्स ढूंढती है। सफिया है उसकी जो नायिका है, जो अपने भाइयों से मिलने जाती है। वो जो है लाहौर जाती है, अपने भाई, संबंध शहर से था, वो लाहौर से ही थी, और उसके पति क्या आ गए थे, लाहौर को छोड़ के भारत में आ गए थे, लखनऊ में। सफिया लाहौर जाने से पहले किस कार्यक्रम में गई थी? वो लाहौर जाने से पहले किसी के कीर्तन में गई थी, जहाँ वो सिख बीबी से मिली थी, कीर्तन में गई थी। और सिख बीबी को जब देखा उसने, वो एक सफ़ेद जो ना चुन्नी ओढ़े हुए हैं, दूधिया आंचल में, और वो जब लाहौर की बात करती है तो आंखों से आंसू टपकते हैं। उनकी उपमा उन्होंने टूटते हुए तारों से की है। कुछ इस प्रकार का वर्णन किया है। लाहौर में सफिया की किस अपने की कब्र थी? उसके सफिया के पिता की खबर थी, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी और वो लाहौर में उनको दफनाया गया था। सिख बीबी ने सफिया से क्या तोहफा लाने के लिए कहा? लाहौरी नमक लाने के लिए कहा कि मेरे लिए लाहौरी नमक ले आना। सफिया लाहौर में किसके पास गई थी? सफिया लाहौर में अपने भाइयों के पास गई थी। डी उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद लाहौरी नमक किस कागज़ में लिपटा हुआ था? वह एक बादामी रंग की पुड़िया में लिपटा हुआ था, बादामी कागज़ में लिपटा हुआ था, जिसको उसने पहले तो अपनी अटैची में रखा, बाद में निकाल के किन्नू की टोकरी में रख दिया, और कसम में द्वंद रहा कि कहाँ लेके जाऊँ। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो नहीं होते। यह कथन किसका है? यह सफिया का है। वो सोचती है कि कस्टम वाले जो है ना, जब उसको छोड़ देता चला जाता, फिर वो मन ही मन सोचती हुई चलती है कि कस्टम वाले भी तो इंसान ही होते, कोई मशीन नहीं होते। सफिया ने टोकरी में कौन से फल डाले थे? उसने टोकरी में किन्नू डाले थे। वहाँ के किन्नू काफ़ी मशहूर थे, मीठे किन्नू होते हैं वहाँ के। तो किन्नू, उसकी टोकरी, फलों की टोकरी अक्सर कस्टम वाले चेक नहीं करते थे। सफिया ने नमक की पुड़िया कहाँ रखी थी? फलों की टोकरी की तह में, यानी कि टोकरी की तलहटी में रखी थी। इकबाल का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है इकबाल का मकबरा। और उसके बाद कस्टम पर आकर सफिया ने नमक की पुड़िया कहाँ रख दी? अपने हैंडबैग में रख दी थी, टोकरी में से निकाल के। उसको यूँ लगा कि कभी जो ना टोकरी कोई चेक करने लग जाए और मेरी बेइज्जती हो, मेरी पुड़िया पकड़ी जाए। सुनील दास किससे अपना वतन मानता है? अब ये जब इधर कस्टम पर आती है, यानी कि अटारी कस्टम से जब पार करती है, तो वहाँ एक सुनील दास नाम का कस्टम अधिकारी है जो भारत में नियुक्त है, लेकिन मूल रूप से वो ढाका का है। यही दिखाया कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान किस प्रकार एक थे, और अलग होने के बाद आधे रिश्तेदार वहाँ किसी के वहाँ है, कोई यहाँ नौकरी कर रहा, कोई वहाँ कर रहा है सारे मिले जुले। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, यह कथन किसका है? सुनील दास गुप्ता का है। सुनील दास गुप्ता जो कस्टम अधिकारी है भारत में, और वह उसको जब उसको भी नमक वो दिखाती है और बात करती है ऐसे से कि ये सिख बीबी ने मंगवाया है, शेर भर नमक था, तो वह भी अपना बताता है कि मेरा वतन ढाका है, मैं पहले ढाका में था और अब मैं यहाँ भारत में आ गया और यहाँ मेरी नियुक्ति हो रही है। तो इस प्रकार कस्टम अधिकारी उसको भी जाने देता है। तो ये था हमारा पाठ नमक। और उसके बाद अगला देखते हैं हम हमारा पाठ, और पाठ का नाम है शिरीष के फूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पाठ है, और इसके लेखक उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से करना, पहले भी कर चुके, 2 बार, तीसरी बार आए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस लेखक की इतनी रचनाएं सिलेबस में हो उसको तो बहुत अच्छे से याद करना हमें। अब इनका एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में काफ़ी इनको जो है ना सम्मान मिला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे छपरा गाँव में 1907 में हुआ था। 1907 में जन्म में काफ़ी लेखक है हमारे। और पिता अनमोल द्विवेदी बहुत अध्ययनशील तथा संत स्वभाव के थे। द्विवेदी की आरंभिक शिक्षा अपने घर पे जिले के विद्यालय में, स्थानीय विद्यालय में 1930 में उन्होंने शास्त्राचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि शास्त्री। और उसके बाद लेखक ने बाल्यकाल में ही मैथिली शरण की गुप्त की भारत भारती है और जयद्रथवध, ये दोनों इनकी काव्य रचनाएं भारत भारती और जयद्रथवध जैसी काव्य कृतियों को कंठस्थ कर लिया था। कहते हैं कि 8 साल के थे तब इनको सारी कंठस्थ हो गई थी। उन्होंने उपनिषद, महाभारत तथा दर्शन ग्रंथों का अध्ययन किशोरावस्था में ही कर लिया था। भारतीय उपनिषद का, महाभारत का और जो दर्शन ग्रंथों उनको को पठन पाठन किया उन्होंने किशोरावस्था में ही। द्विवेदी जी रामचरितमानस का नियमित रूप से पाठ किया करते थे। सन 1930 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति शांति निकेतन के हिंदी अध्यापक के रूप में हुई, यानी कि शांति निकेतन में अध्यापक नियुक्त हुए। ये हमने पढ़ चुका है, पहले था ना तोता और जो न एक कुत्ता और तोता की जो शांति निकेतन की कहानी थी, उसके माध्यम से हमने इनको पढ़ा है।
इनके जो ना रविंद्र ठाकुर, महादेव उपाध्याय, पंडित विधु शेखर भट्टाचार्य आचार्य, क्षितिज मोहन सेन आचार्य, नंदलाल बसु जैसे विश्वविख्यात विभूतियों के संपर्क में आने का अवसर मिला और इस वातावरण में लेखक के दृष्टिकोण को अत्यधिक व्यापक बनाया, यानी कि सोचने का विस्तार हुआ। इस प्रकार अध्यापन के क्षेत्र में आचार्य द्विवेदी का बहुत योगदान रहा। कलकत्ता में शांति निकेतन में अध्यापन के बाद लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने काशी हिंदू विद्यालय में प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उसके पश्चात पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में भी हिंदी के वरिष्ठ प्रोफेसर रहे। टैगोर पीठ में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित रहे। भारत सरकार ने उन्हें अब इनके पुरस्कार देके पद्म भूषण से सम्मानित किया और भारत सरकार ने अनेक समितियों के निदेशक तथा सदस्य के रूप में हिंदी भाषा तथा साहित्यिक सेवा करते हुए सन 1979 को दिल्ली में इनका निधन हो गया और इस प्रकार इनका जीवन 1907 में जन्मे और 1979 को यानी कि 72 साल की अवस्था में ये इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये हमारे हिंदी साहित्य को बहुत कुछ देकर गए। आचार्य हजारी प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। समीक्षात्मक ग्रंथ है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट। असुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन धर्म साधना, असुर और उनका काव्य, नाथ संप्रदाय, कबीर, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का आदिकाल और लालित्य मीमांसा आदि जो है इनके ये ललित निबंधों की समीक्षा है। लालित्य मीमांसा आदि इनके समीक्षात्मक ग्रंथ है। उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से रट लो इसको, चाहे ऐसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, चारों के चारों अच्छे से याद कर लो। निबंध संग्रह अशोक के फूल आपको याद होगा एमए के सिलेबस में थे। विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज और भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह। तो इस प्रकार ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। अब आइए हमारा जो शिरीष के फूल पाठ है उसके प्रश्नोत्तर कर देते हैं। द्विवेदी जी का जन्म किस गांव में हुआ था? छपरा में हुआ था उनका जन्म। द्विवेदी जी किस वर्ष शास्त्राचार्य? 1930 में उन्होंने शास्त्री की जो ना उपाधि अर्जित की। द्विवेदी जी किस ग्रंथ का नियमित रूप से? रामचरितमानस को नियमित रूप से पढ़ते थे वो। रामचरितमानस का पाठ करने के बाद ही वो खाना पीना करते थे। शांति निकेतन में द्विवेदी जी किस पद पर? हिंदी अध्यापक के पद पर नियुक्त थे वो। भारत सरकार ने द्विवेदी जी को किस पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? उसके बाद है हमारा अगला, द्विवेदी जी का देहांत कब हुआ? 1979 में, यानी कि जो है ना 7 में जन्म हुआ और 79 में 72 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला देखिए क्या है, द्विवेदी जी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा किस रचना में है, किस विधा की रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? पीछे हमने पढ़ा था, याद करो, यानी कि ये आत्मकथा अभी आया है, आ जाएगा यहाँ पे आलोचना भी, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होता वो आत्मकथा कर देते। तो ये एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। विचार और वितर्क किस विधा का? एक निबंध संग्रह है विचार और वितर्क। उसके बाद अशोक के फूल विचार प्रवाह है। विचार और वितर्क के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने कौन सा निबंध संग्रह है? तो यहाँ पर उनका कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता, ये सी आ जाएगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, आरगवध किस पेड़ का नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद करना है बच्चों, आपको इसको भूलना नहीं है। आरगवध जो है वो किसको कहते हैं? अमलतास को। आरग्यवध, अमलतास, ऐसे किस तरह भी मिला के करो, याद जरूर करना, कई बार पेपर में आ जाता है। किस ऋतु के आने पर शिरीष लहक उठता है? वसंत ऋतु आने पर। वसंत ऋतु में तो सारे ही लहकते हैं, शिरीष भी लहकता है, उसके फूलों की सुगंध फैल जाती है, शिरीष के पत्ते देर में झड़ते हैं, तो वसंत ऋतु आने पर ये लहर उठता है। वात्स्यायन की रचना का नाम क्या? कामसूत्र लिखी है वात्स्यायन ने, जिसका बड़ा जिक्र है, अक्सर लेखक करते रहते हैं उनका जिक्र, तो उनकी रचना का नाम है कामसूत्र। द्विवेदी जी ने शिरीष के फूल नामक पाठ में संस्कृत के किस महान कवि की उल्लेखना की है? उन्होंने कालिदास की जो ना वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है, कालिदास का कि किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, तो कालिदास का उल्लेख किया है उन्होंने। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लेखक ने किस भक्तिकालीन कवि की तुलना अवधूत से की? अवधूत होता सन्यासी, तो यहाँ पर उन्होंने शिरीष के पेड़ को भी एक अवधूत की भांति बताया है जो हर समय ठंडा रहता है, तो यहाँ उन्होंने कबीरदास को भी अवधूत माना है भक्तिकालीन कवि को। कर्णाद राज की कन्या का नाम क्या था? वज्जिका देवी था। कर्णाद राज जो कानों में सारे आभूषणों के साथ साथ शकुंतला का वर्णन, उन्होंने कालिदास की शकुंतला का वर्णन भी किया कि शकुंतला फूलों से अपने आप को सजाती है और वो कान में जो है कर्ण फूलों की जगह शिरीष के फूल पहनती है। शिरीष के फूल को वो कहता है कि वो बहुत ही कोमल होते हैं। भौरे की पंखुड़ी, भौरा तो बैठ सकता है उस पर, लेकिन कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, वो टूट जाते हैं, इतने कोमल होते हैं। कुछ इस प्रकार का जिक्र किया है। तो कर्णाट राज की कन्या का नाम वज्जिका देवी था पाठ के अनुसार जो है। उसके बाद अगला 16वां प्रश्न हमारा, लेखक ने कबीर के अतिरिक्त तो और किस कवि को अनासक्त योगी कहा है? कालिदास जी को उन्होंने अनासक्त योगी कहा है। लेखक अंत में लेखक ने शिरीष की तुलना किससे की है? महात्मा गांधी से की है।
कहते हैं जिस तरह महात्मा गांधी विकट परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रखते थे, इसी प्रकार शिरीष का फूल जो है ना, शिरीष का वृक्ष जो है वो क्या करता है, वो गर्मी जो बहुत लू के थपेड़े चल रहे हो तब भी वो ठंडी हवा देता है और उसके पत्ते झड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पाठ था शिरीष के फूल। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आपने अच्छे से किया होगा। अब अगला पाठ देख लीजिए, हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इससे पहले कि मैं इनको करवाऊँ, एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि ये 2 भाषण थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के, जो उनको कांग्रेस अधिवेशन में देने थे, लेकिन किसी कारणवश ये भाषण वो वहाँ पे दे नहीं पाए और बाद में इनको जो है ना छुपाया गया और अब हमारे सिलेबस में है, इस प्रकार हम इनको कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका जीवन जो है वो 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश में जन्मे, महू में आरंभिक शिक्षा भारत के उन्होंने स्थानीय पाठशाला में की और उनका एक गरीब अस्पृश्य परिवार था, यानी कि उस समय अस्पृश्य यानी कि भारत में रूढ़िवादिता बहुत थी, तो उनको जो ना कुछ जातियों को ऐसे होते थे कि वो आम लोगों के बीच में नहीं बैठ सकते थे, तो इसलिए उनको अस्पृश्य कहते थे। इसलिए उन्हें आजीवन हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था तथा भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के विरुद्ध लंबा संघर्ष करना पड़ा। बड़ौदा नरेश के ये इम्पोर्टेंट है, ये याद करने वाली है लाइन। जो बड़ौदा के नरेश थे उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया और छात्रवृत्ति दी, इससे उनको उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए और बाद में लंदन चले गए। उन्होंने वैदिक साहित्य को अनुवाद के माध्यम से पढ़ा और सामाजिक जो है ये देखिए पढ़ा और सामाजिक क्षेत्र में मौलिक कार्य किया, यानी कि समाज के क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए उन्होंने। और इस प्रकार परिणाम स्वरूप एक इतिहास मीमांसक, इतिहास की मीमांसा समझने वाले, विधि वेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कुछ समय तक उन्होंने अपने देश में वकालत की और अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय संघर्ष करना पड़ा। भारत लौटकर उन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अम्बेडकर ने कानून की उपाधि अर्जित की और उसके बाद विधि, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन के अनुभव के कारण कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की। या देखिए डॉक्टर अंबेडकर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बहुत ही कुशागर बुद्धि थे और उन्होंने अपने चिंतन तथा रचनात्मक के लिए बुद्ध तथा कबीर से प्रेरणा की। बुद्ध धर्म से, महात्मा बुद्ध से बहुत प्रभावित थे और कबीर से भी बहुत प्रभावित थे। वो जातिवाद से संघर्ष करते हुए हिंदू समाज से मोह भंग हो गया। इस कारण 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ वे बौद्ध धर्म में परिणत हुए, यानी कि बौद्ध धर्म ग्रहण किया उन्होंने। भारतीय संविधान के निर्माता जो है, यही कारण है कि उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इस महान समाजशास्त्री व राजनीतिक का ज्ञाता व्यक्तित्व का निधन हो गया। और देखिए इनका एक और था, जो हमारी संविधान सभा की जो थी बहुत सारी समितियां थी अलग अलग, तो एक थी प्रारूप समिति जो फाइनल टच देती थी संविधान सभा को। उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और उस समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। इसी कारण इनको संविधान निर्माता की उपाधि दी जाती है। आगे देखिए हमारा 2 प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है। इन अंग्रेजी में लिखा है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेसिस एंड डेवलपमेंट प्रथम प्रकाशित करती है इनकी। अनटचेबल हूँ, हु आर दे और हु आर द शुद्राज, बुद्धा एंड हिज धमा, थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेटस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इस प्रकार ये इनकी रचनाएं हैं। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, इनके PhD की थीसिस में लिखा है इन्होंने। द राइज ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन इन हिलेशन ऑफ कास्ट, लेबर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, पुस्तकें व भाषण आदि है इनके। मूक नायक, बहिष्कृत भारत जनता पत्रिका संपादन, इनका संपादन किया इन्होंने। इन पत्रिकाओं मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, इन पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहब अम्बेडकर वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, यानी कि ये लिखा इन्होंने ज़्यादातर अंग्रेजी में है और इसका हिंदी रूपांतरण जो है ये भारतीय जो है ना
भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय की एक धरोहर के रूप में है। तो इस प्रकार ये इनका साहित्य था। अब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए ये प्रश्न कर लेते हैं हम। उम्मीद है आप ध्यान से कर रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और इससे आपको फ़ायदा भी हो रहा होगा और साथ साथ में लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उससे अगर दूसरों को भी फ़ायदा मिलता है तो इसका मतलब हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो रहे हैं। जितने फ़ायदा उठाएंगे मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत उतनी सफल हो रही है, क्योंकि ये कोई इसमें हमारा कुछ नहीं लगना, सिर्फ हमें आगे ही भेजनी है और हमें अपने मित्रों को दोस्तों को बताना है। और इस प्रकार की वीडियो शायद आपको बहुत कम मिलेगी जो आपका सहयोग करेगी। और पिछले पेपरों को देखते हुए ये ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि ये पाठ हम पढ़ें और इनको देख के, समय कम होने के कारण जितना जल्दी में जितना अधिक गागर में सागर आप भर सकते हो उतना ही ठीक है। तो आइए गागर में सागर भरते हुए एक बूंद और डालते हैं उसमें। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म महू में हुआ था। या कहाँ हुआ था, महू में, ए आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्मे थे, अस्पृश्य परिवार में, यानी कि हरिजन परिवार में उनका जन्म हुआ था, जिनको उस समय लोग क्या मानते थे, अछूत मानते थे। जाति प्रथा बहुत चरम सीमा पर थी उस समय। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभिक शिक्षा कहाँ पे, भारत में किया, स्थानीय पाठशाला में की जहाँ उनका जन्म हुआ। न्यूयॉर्क के बाद भीमराव ने कहाँ पर न्यूयॉर्क के बाद वो लंदन चले गए थे, यानी कि लंदन में उनकी उच्च शिक्षा उन्होंने अर्जित की। उसके बाद है अगला, किस समाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मोह, हिंदू समाज से उनका मोह भंग हो गया था। उसका एक कारण था कि हमारे यहाँ जाति प्रथा जो है ना अधिक होने के कारण बहुत सारे बंधन थे उन पे, तो उनको लगा कि इसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, इस कारण इससे मोह भंग हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था बहुत सारे अपने चाहने वालों के साथ। तो उनका भीमराव अंबेडकर का देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। देखिए 50 को हमारा संविधान लागू हुआ था जनवरी में, और 6 साल हो गए थे संविधान को लागू हुए, लगभग जनवरी में 6 हो जाते। तो इस प्रकार उसके बाद जो है ना उनका 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। उसके बाद अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसके निर्माण में योगदान दिया, भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। द अनटचेबल्स हु आर दे का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1948 में। भारत की आज़ादी के ठीक 1 वर्ष बाद उसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी का प्रकाशन कब हुआ था, 1923 में। आज़ादी से पहले उसका प्रकाशन हुआ था। द राइज ऑफ फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन का प्रकाशन कब हुआ था, 1965 में, यानी कि आज़ादी के 15 साल बाद उसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कब प्रकाशित हुआ था, 1936 में। ये भी भारत की आज़ादी से पहले इसका प्रकाशन हुआ था, 1936 में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित लैंडर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, 1943 में। भारत आज़ाद होने से महज 4 साल पहले जो है इसका प्रकाशन हुआ था, 1943 में। ये आ जाएगा। जाति प्रथा व्यक्ति को जीवन भर के लिए किस में बांध देती है, एक ही व्यवसाय में बांध देती है। क्या है यहाँ पे ये बताया है कि पहले हमारे ऐसा हो, देखिए अब तो फ्रीडम है, लोकतंत्र है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ लिख कर आप भी ऊंचे ओहदे पर। आजकल देखते हैं कि कहते हैं रेडी चुगने वाले का बेटा, रेडी लगाने वाले का या कबाड़ चुगने वाले का बेटा IAS बना, कई बार पेपरों में आती है। ये फ्रीडम है। पहले जो था हमारा देश वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, खासतौर पे आज़ादी से पहले। और तब लोग क्या करते थे, जैसे लुहार का बेटा लुहार ही बनेगा, सुनार का बेटा सुनार ही बनेगा, बढ़ई का बेटा बनी ही बनेगा, पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा। इस प्रकार के व्यवसाय पहले से निश्चित कर दिए जाते थे, उनका ही जिक्र है कुछ यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या है, एक ही व्यवसाय में बंद कर रह जाता है। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो परिवर्तन आ गया है खूब। तो ये आएगा इसका यहाँ पे इस पाठ के अनुसार। कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए मजबूर करना क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। अगर हम अपनी मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते और दूसरों के कहने पे मजबूरन हमें करना पड़ता है, तो उसको हम दासता कहते हैं। लेखक ने यहाँ 2 चीज़ों का जिक्र किया है, एक तो जो है ना उन्होंने स्वतंत्रता की परिभाषा दी है और एक दासता की परिभाषा दी है। दासता क्या है, लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन से अवसर प्रदान करने के पक्ष में है, वो कहते हैं सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए उनको। जाति प्रथा समाज में क्या पैदा करती है, जाति प्रथा समाज में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करती है, यानी कि ऊंच नीच के चक्कर में पड़े रहते हैं
उच्च जाति स्वर्ण जाति के लोग अपने आप को ज़्यादा ऊंचे मानते हैं और जो हमारे शूद्र होते हैं उनको ज़्यादा निम्न समझा जाता है। तो ये एक समाज के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किसके भाईचारे से। लेखक कहता है भारत में तो भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह, पता भी नहीं चलता कि कौन कौन जाति का। लेखक के अनुसार दासता का संबंध कानून से किससे नहीं है, कानून से नहीं है। कहते हो दासता कानून के समक्ष कोई भी दास नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर है, तो इसलिए उसका संबंध कानून से नहीं है। किस क्रांति ने समता शब्द का नारा लिया। रूसी क्रांति की बात आती है। फ्रांस क्रांति, रूस क्रांति काफी महत्वपूर्ण है, इसमें हम पढ़ते हैं 9वीं 10वीं के सिलेबस में। तो वो जो रूसी क्रांति थी उसमें तो जो है क्या है, समता पर बहुत बल दिया गया था। उसमें स्वतंत्रता और समता की बात हुई थी और समता पर बहुत अधिक महत्व बल दिया था, तो उसकी बात है फ्रांस क्रांति की। उसके बाद अगला आता है हमारा अगला प्रश्न 20वां, बाबा साहेब के अनुसार किसके आधार पर समानता अनुचित है। अब वो कहते हैं वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर समानता अनुचित है। क्योंकि देखिए कोई वंश, एक मान लो राज्य रजवाड़ा के घर में जन्म गया और एक गरीब के घर में, उनको समान हम नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जन्म जाति ऐसे हो गया, वंश परंपरा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी, मान लो किसी समाज में किसी की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है और एक छोटे परिवार में जन्मा, तो उसको तो वो प्रतिष्ठा कमाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इस पे हमारा जो है ये क्या है, समानता अनुचित मानते हैं। वो कहते हैं कि इसके आधार पर वंश समाज जो जन्मा वो तभी वो पा लेता है और दूसरे को इतना होकर के वो पाना पड़ता है, इसको वो क्या कहते हैं, ये कि अनुचित है, ये उचित नहीं है, यानी कि ए आएगा इसका। जाति प्रथा के पोषक लोग किन जातियों से संबंधित है। वो उच्च जातियों से संबंधित है जो जाति प्रथा का पोषण करते हैं। निम्न वर्ग कभी भी जाति का पोषण नहीं करता, जो उच्च जाति के लोग होते हैं वही पोषण करते हैं। आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा का परिणाम हानिकारक लिखा है हमारे लेखक ने कि जाति प्रथा का परिणाम बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि लोग अलग अलग जिसमें जो प्रतिभा होगी उसके अनुसार वो व्यवसाय नहीं चुन पाएंगे, तो इससे आर्थिक विकास नहीं होगा, ये आर्थिक विकास के लिए बहुत हानिकारक है। श्रम के विभाजन के तरीकों में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है। आधुनिक तकनीकी के कारण उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब एक ब्राह्मण का बेटा भी जो है वो लोहार का काम करता है और एक बनिए का बेटा भी जो है वो सुनार का काम कर लेता है। तो धीरे धीरे जो है ना तकनीकी का युग आ रहा है, बदल रहा है सब कुछ, तो उसका जिक्र है यहाँ पे। भ्रातृता किस प्रकार का शब्द है। भ्रातृता शब्द की यदि बात करें तो संस्कृत निष्ठ शब्द है और भ्रातृता का प्रयोग हमारे लेखक ने आपसी भाईचारे के लिए किया है कि भारत तो वह देश है जिसमें आपसी भाईचारा दूध पानी की तरह मिश्रित होता था, तो इसलिए लोगों को जातियों में बांटना एक अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार हमारे लेखक ने इन दो भाषणों के माध्यम से इन बातों को स्पष्ट किया है। यहाँ पर 3 बातों का उल्लेख है, एक तो श्रम विभाजन का है, एक जाति प्रथा का है और एक स्वतंत्रता और समानता का है। इन बातों का उल्लेख इस पूरे पाठ में किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये गद्य का चैप्टर पूरा हो चुका। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपने इसको खूब इंजॉय भी किया होगा साथ साथ, और आपको मोटी मोटी बातों का पता भी चला होगा। तो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए और जल्दी ही हमारा पेपर हो और उसमें हम सफल होकर आए, यही उम्मीद करते हैं। जय हिंदुस्तान।